अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीलॉग में 3-4 अहम खबरें डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ मंगवा लिया जेल में और उनका प्लान क्या लग रहा है, कौन सा खुफिया मैसेज उन्होंने शेयर किया था अली मोहम्मद खान साहब के साथ गिरफ्तारी से पहले, और उससे क्या आगे की नवीद सुनाई देती है। वकला तहरीक किस तरह से शुरू होने जा रही है और क्या ये 2007 से बड़ी तहरीक होगी या फिर ये उतनी मौसर तहरीक साबित नहीं हो सकेगी, ये भी आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और किस तरह से मैं समझती हूँ कि आजकल के जो हालात हैं इसमें जो ख़वातीन हैं वो मुझे सही तौर पर सिन्फ़े आहन नज़र आ रही हैं, किस तरह से वो इस वक्त जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रही हैं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। यकीनन ख़वातीन का इससे पहले बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन इस जो सिचुएशन में एक टफ सिनेरियो में हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से कुछ ख़वातीन ने जो किरदार अदा किया, जो डिटर्मिनेशन अपने कॉज के साथ शो की है, उसको भी खराज तहसीन पेश करना और उसको भी हाईलाइट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है और वकला तहरीक के नतीजे में क्या असरात नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी आपके इस वीलॉग में मैं बात करूंगी। आज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं जनाब कि आज एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसका एक एलामिया भी जारी किया गया है। आमतौर पर हम देखते हैं वैसे भी जो 6 सितंबर या 7 सितंबर के मौके पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो सामने आता है और ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी भी कर दिया गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक बड़े नाजुक मोड़ पर हो रही है, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि एक बड़ा फैसला कुन मोड़ है। वैसे तो आपको लगेगा कि शायद ये बड़े ही एक घिसे पिटे से जुमले हैं जो हम हर वक्त ही बोल रहे होते हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, बड़ा फैसला कुन मोड़ है, और हम हमेशा ही इसी किस्म के दायरों में सफ़र का एक मुश्किल में पड़े रहते हैं, सफ़र का शिकार रहते हैं, तो लिहाजा हम इसलिए ये अल्फाज भी रिपीट करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इस वक्त भी हम मुश्किल में ही हैं और एक ऐसे ही मुश्किल मोड़ से गुजर रहे हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो थे उसमें ज़ाहिर है एक खुल के इजहार ख्याल भी होता है, एक इज्तिमाई सोच नज़र आती है कि इदारा कहाँ खड़ा है, इदारे के बड़े क्या सोच रहे हैं। तो इदारे के बड़े क्या सोच रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। इदारे के बड़े सोच रहे हैं कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसके नतीजे में ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। तो अगर कोई ये समझ रहा है, सोच रहा है कि कोई तब्दीली मौक़िफ़ में आई है या कहीं कोई बर्फ़ पिघलेगी, तो इस कम अज़ कम एलामिये की हद तक तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। इसमें सोच बड़ी क्लियर है, और अभी तक सोच का जो एक कहते हैं ना कि मरकज़ व महवर, वो भी वही नज़र आ रहा है, उसमें कोई इर्ताश नज़र नहीं आता। इस वक्त बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि शायद कहीं कोई सेटलमेंट की तरफ बात हो, आगे इलेक्शंस की तरफ बात हो, आगे चीज़ें बेहतर करने की जानिब बात हो, कशीदगी ख़त्म करने की बात हो, तमाम जमातों के साथ बैठकर बात करने की बात हो, 9 मई से आगे बढ़ने की बात हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और इससे पहले भी DG ISPR मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मुख्तलिफ एलामियों में ये जाहिर कर चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा तरजीह हैं, उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है जो किरदार हैं, और वो इस बात पर बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं है कि इसमें सियासी जमात मुलविस थी, PTI मुलविस थी, और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ PTI के इमा पर हुआ है, प्लानिंग से हुआ है, और उनका ये मानना है कि बेसिकली ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि चेयरमैन PTI ने, इमरान खान ने, जो अवाम है और फ़ौज है उनके दरमियान एक खलीज और नफ़रत पैदा कर दी है, और उन्होंने इस पूरी यूथ की ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू एक ऐसी जहन साजी की है जिसकी वजह से जो अवाम है वो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए हैं या अपने ही लोगों से नफ़रत का इजहार करने लगे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि उनकी कोशिश ज़रूर ये थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये एक नाकाम कोशिश थी, और लोग आज भी फ़ौज से उसी तरह मोहब्बत करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। तो मुख्तलिफ एलामियों में वो इस बात का इजहार करते हैं कि जो नफ़रत फैलाने की और जो फासला पैदा करने की कोशिश थी अवाम और अफवाज के दरमियान, वो नाकाम हो चुकी है, पसपा हो चुकी है, और ऐसे अनासर जिन्होंने ये कोशिश भी की हम उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। तो इस एलामिये में भी ये बात बड़ी क्लैरिटी से सामने आ गई है कि जनाब कोई चक्कर नहीं है कि कोई हम पीछे हटेंगे या कोई नरमी दिखाएंगे मौक़िफ़ में, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा।
जो है सो है, इसी पॉलिसी को आगे बढ़ता आप देखेंगे, और इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है ना इमरान खान के लिए और ना ही पीटीआई के लिए फ़िलहाल। तो ये तो एक क्लैरिटी है। बाकी जो अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं जो शहीद हैं उनको खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे, इसका अज़्म दोहराया गया। और फिर साथ ही साथ जो हम एक नॉर्मली देखते हैं, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हमेशा अज़्म का इजहार किया जाता है मुख्तलिफ ख़तरात के हवाले से, तो वो सारा कुछ इसमें शामिल था। लेकिन जो मौजूदा हालात के तनाजुर में एक बॉटम लाइन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। अब इसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है कि क्या वाकई इमरान खान ने ये नफ़रत पैदा की है, या इदारे के अपने ही कुछ अफराद के ऐसे किरदार रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग उनसे दूर हो रहे हैं, या उनको एक मुख्तलिफ अंदाज से देखना चाहते हैं, या उनसे कुछ और तवक्कुआत रखते हैं। तो ये एक अलग से डिबेट है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब हों, जनरल मुशर्रफ साहब हों, या बहुत से दीगर जो साबिक आर्मी चीफ्स हैं, वो तो ऐलान आके ये बता चुके, इतराफ़ कर चुके हैं कि किस किस तरह जो इदारा है वो मुलविस रहा है सियासत में, किस किस वक्त किस किस तरह उन्होंने शब खून मारे हैं, किस किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों के तख्ते उल्टे हैं, किस किस को पसंदीदा करार दिया गया है और किस किस के ऊपर क्रॉस लगते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो वो ख़ुद एतराफ़ात हैं जो कि सामने आ चुके हैं। और तमाम सियासी जमातें भी इस बात पर, आपको तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक नज़र आएंगी। किसी जनरल के हवाले से आपको नवाज शरीफ ये कहते नज़र आएंगे, किसी और जनरल के हवाले से आपको पीपल्स पार्टी वाले ये कहते नज़र आएंगे, किसी और जनरल के हवाले से आपको इमरान खान कहते नज़र आएंगे। लेकिन बहरहाल तमाम सियासी जमातें किसी न किसी तरह इस मामले के ऊपर एक पेज पर हैं। और अब क्या फिर आप ये कहेंगे कि इन तमाम सियासी जमातों ने ही नफ़रत भरी है? अगर नवाज शरीफ ये कहते थे कि जनरल बाजवा आप हैं जिन्होंने अच्छे खासी हमारी हुकूमत को किया, आप कसूरवार हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आज तक वो कह रहे हैं। फैज़ हमीद साहब को जो कुछ कहते हैं वो आप समझते हैं, तो क्या वो नफ़रत पैदा कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़? या अगर आज तक ज़ियाउल हक को बुरा भला कहते हैं पीपल्स पार्टी के लोग और भुट्टो के वारिस, तो क्या वो अवाम को नफ़रत पे उकसा रहे हैं? या अगर इमरान खान आज ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह से साजिश की, पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत गिराई, चलती फिरती हुकूमत गिराई, तो क्या वो इमरान खान की गलती है कि वो बता क्यों रहे हैं? यानी ये बेसिकली ये एक बन जाता है थीसिस कि करने वाले को आप कहें कि उसका कसूर नहीं है, लेकिन जो गलत काम वो मेंशन कर रहा है वो मेंशन करने वाले का कसूर है। ये तो कुछ इस तरह की बात बन जाती है। लेकिन बहरहाल अगेन हम इस पर एक अलग से डिबेट हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये कि इसका मतलब ये तो है कि कहीं ना कहीं इस बात की रियलाइजेशन है कि एक कहीं ना कहीं फासला या कोई ना कोई एक उस तरह का बेहतरीन ताल्लुक अवाम और फ़ौज के दरमियान का क्या आप एग्जिस्ट नहीं करता, जो बार बार ये बात जो है वो कहनी पड़ती है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान जो है वो खलीज पैदा करने की कोशिश और वगैरह वगैरह, ये बार बार बात क्यों इस्टेब्लिश करना पड़ रही है? क्या कोई इस बारे में आपको इब्हाम है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक बात जो मैं इस एलामिये से समझी हूँ ये कि फ़िलहाल तो चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। लेकिन क्या चीज़ें ऐसे चलती रहनी चाहिए, इस बारे में क्या सिविल सोसाइटी, वकला, मीडिया, इन सब की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आएगी? क्या अदलिया किसी को नहीं रोकेगी? तो इसके ऊपर अब एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वकला तहरीक बकौल लतीफ़ खोसा साहब शुरू हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि ये शुरू हो चुकी है और ये 2007 से ज़्यादा तगड़ी वकला तहरीक होगी, क्योंकि उस वक्त जो मसला था उसमें तो आपको सिर्फ काला कोट नज़र आता था कपड़ों पर। अब जो मसले मसाइल बढ़ चुके हैं इसमें तो हर आम आदमी वकला के शाना बशाना होगा, वो भी इनके साथ चल रहा होगा। तो अब लतीफ़ कोसा साहब का मानना ये है कि जो अब तहरीक चलेगी उसमें तो रिक्शे वाला भी शामिल है, उसमें टीचर भी शामिल है, उसमें डॉक्टर भी शामिल होगा, उसमें पढ़ा लिखा भी होगा, उसमें दिहाड़ीदार भी होगा, उसमें स्टूडेंट भी शामिल है, उसमें बेचारा आज का यूथ का बंदा भी शामिल है जो मायूस हो रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क के हालात से। तो अब तो ये तहरीक और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। लतीफ़ खोसा साहब के ये जो इस तहरीक के बारे में प्रेडिक्शंस हैं, ये मुझे कोई हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लग रही हैं। जो इस वक्त एक बेचैनी है मुल्क में, अगर इसको नहीं सेटल किया गया, इसको कोई रास्ता ना मिला इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का, इलेक्शन ना हुए, ज़बरदस्ती कुछ किया गया, तो फिर आप देखेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन फिर इसी तरह किसी तहरीक की सूरत में ही इमर्ज होती नज़र आएगी। अगर इसको कोई आप ऐसा रास्ता दे दें कि जहाँ लोग फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल सकें और कोई अपने लिए चुन सकें बात खुद, तो फिर उस सूरत में आवाम को कुछ शायद सेटल किया जा सके। लेकिन अदरवाइज़ ये सूरत हाल ऐसे ही है
آج وکلا نے الیکشن کمیشن کی طرف مارچ بھی کیا ہے. آج وکلا کنونشن بھی منعقد ہوئے ہیں. ان وکلا کنونشن میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل ایک پیج پر نظر آتے ہیں جو الیکشن 90 دن میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آج کے کنونشن میں خاص بات ربیہ باجوہ صاحبہ کی تقریر ہے. ربیہ باجوہ صاحبہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی نائب صدر ہیں, انہوں نے جس طریقے سے امپریس کیا ہے پچھلے دنوں میں, وہ بہت ہی دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں ان کی تقاریر. یعنی آج کے دور میں جب مرد حضرات, بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے مرد حضرات سچ بات کہنے کا حوصلہ اور جرت نہیں رکھتے, وہاں پر یہ خاتون وکیل نے ثابت کیا ہے کہ خواتین کتنی دلیر اور دبنگ ہیں, اور حق اور سچ کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ وہ خاتون ہیں, ان کے پیچھے ان کا کوئی گھر بار بھی ہے, ان کے بچے بھی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کاز کے ساتھ اتنی کمیٹڈ ہیں, اور وہ پھر کھل کر وہ بات کرتی ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتی ہیں. اور ربیہ باجوہ صاحبہ کی اگر آپ پچھلی تقاریر اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا مؤثر انداز میں وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے آواز بلند کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج بھی انہوں نے میں باغی ہوں کی جب نظم پڑھی ہے, آپ یقین مانیے کہ اس سے سنتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آرمی چیف کے معیشت کے پلان کے حوالے سے ان کی میں کل ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں بھی انہوں نے بہت ہی دو ٹوک انداز میں اور بڑے واضح انداز میں بتایا کہ کس طرح سے آرمی چیف کا کردار ہے, معیشت کے حوالے سے کیا ان کا کوئی کردار ہونا چاہیے یا نہیں. تو بہت وہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہی ہیں. اور صرف ربیہ باجوہ ہی نہیں, اور کئی خواتین نے بڑا امپریس کیا. آپ دیکھ لیں یہ صنم جاوید صاحبہ, طیبہ راجہ صاحبہ, خدیجہ شاہ صاحبہ, یاسمین راشد صاحبہ, عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ وہ خواتین ہیں کہ جو اتنے دنوں سے کیسز کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, جیل بھگت رہی ہیں, لیکن ان کے کیسز آگے تک نہیں چلائے جا رہے. اور ڈیلینگ ٹیکٹکس شرمناک حد تک ڈیلینگ ٹیکٹکس کے ذریعے ان کو صرف اور صرف یعنی ٹرائل سے پہلے ہی سزا دی جا رہی ہے کہ 100 دن ہو چکے ہیں ان لوگوں کو اور یہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں. ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی گھر بار ہیں, لیکن ان کے کیسز کی سنوائی تک نہیں ہو رہی. بھائی اگر کسی نے قصور کیا آپ سزا دیں, وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جیل بھگت رہا ہو. آپ صرف ٹرائل نہیں آگے بڑھا رہے ہیں, اور اس ٹرائل سے پہلے ہی آپ نے کسی خاتون کو اتنے دنوں کے لیے جیل میں رکھا ہوا ہے, اور ہر روز نت نئے بہانے آپ سنتے جائیں. اور یہاں پر عدلیہ کی بے بسی پہ پھر شرم آتی ہے کہ یعنی جہاں ہم ان خواتین کی جرت اور حوصلہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے کس طریقے سے بہادری سے ہی مشکل ٹائم گزاری ہیں, وہاں پر یہاں پر بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جو بڑے دبنگ فیصلے بھی نہیں دے سکتے, اور دے ہی دیں تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکتے. یہ ہے ڈفرینس بیسکلی. تو پھر صنف آہن کون ہے, کس کو کمزور کہا جا رہا ہے, آج آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے وکلا کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتانی ہے, جن کی آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اور عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگین وہ فٹ اینڈ فائن ہیں, حشاش بشاش ہیں, فریش ہیں. اب تو انہیں شیونگ کٹ وغیرہ تمام سامان مہیا کر دیا گیا ہے, تو وہ بالکل ماشاءاللہ پہلے کی طرح چاک چوبند اور فریش نظر آ رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ مزے کی بات کہ عمران خان صاحب نے جیل میں ایکسرسائز مشین بھی منگوائی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات مجھے لگی کہ جہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے ایک کلیئرٹی کے ساتھ کہ جو ان کو جیل میں رکھنے والے ہیں وہ اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ انہوں نے ابھی عمران خان کی جان نہیں چھوڑنی اور انہیں جیل میں رکھنا ہے, تو وہیں پر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رکھیں مجھے جیل میں بھی یہاں پر اپنے آرام سے بیٹھا ہوں. اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے جو چیزیں ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے, بکس منگوا لی ہیں, جائے نماز منگوا لی ہیں, قرآن پاک کی ٹرانسلیشنز منگوا لی ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور اب ایکسرسائز ایک ان کا ایسا جس کو کہتے ہیں فطرت ثانیہ ہے, ان کی ایک حصہ ہے ان کی زندگی کا, اس کو اگر وہ مس کرتے ہوں گے تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے وہ ایکسرسائز مشین بھی مجھے لا دو تاکہ میں سکون سے اپنی ایکسرسائز بھی کروں. فٹنس کا تو آپ کو پتہ وہ خیال رکھتے ہی ہیں. تو اس سے جہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مینٹلی اپنے آپ کو ہر طرح کی سچویشن کے لیے لمبے عرصے تک بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار کر لیا ہے, وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو بھی ان کا ایک بے شک ٹوٹا ہوا رابطہ, لیکن وہ وکلا کے تھرو جو میسج بھیجتے ہیں انہیں بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح ڈٹرمنڈ رہنا ہے. بلکہ آج علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ میں بڑا انٹرسٹنگ ایک میسج شیئر کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کا, کہ گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب نے جو مجھے لاسٹ میسج کیا وہ یہ تھا کہ دے آر ڈیسپریٹ, ڈونٹ وری, انشاءاللہ دس ڈارک نائٹ ول بی اوور. تو بے شک انہوں نے یہ کہا کہ یہ مایوسی کا ٹائم ہے لیکن یہ نکل جائے گا, اور مایوس بیسکلی ہم نہیں ہیں, مایوس تو وہ ہے جو یہ اس
तरह आइन और कानून को रौंदते हुए कुछ भी करते हुए बस जीतना चाहते हैं, तो बेसिकली तो मायूसी उनके हाथ में नज़र आ रही है। हम तो अल्लाह का शुक्र है कि फ्रेश हैं, कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम सख्त ज़रूर है लेकिन ये निकल जाएगा, अंधेरी रात है कट ही जाएगी। और यही मैसेज वो आज तक बार बार दे रहे हैं। और ये सिर्फ पैगाम रसानी या कहने की हद तक, जब वो तकरीरों में कहते थे तो एक अलग बात होती थी कि जब जाएंगे तो लोग पता जाएगा। अभी तो बाहर बैठ के तो ये कहना बड़ा आसान है, मैं तैयार हूँ, ये वो, हर तकरीर में वो कह रहे होते थे मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन ऐसा लगता था कि एक मोटिवेट करने के लिए आप लीडर शायद ऐसी बात कर देता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो वाकई तैयार थे। और यही वजह है कि वो इतने मेंटली तैयार थे कि उन्हें इतनी तमाम तर जितनी भी उन्हें प्रॉब्लम्स में रखा गया उसके बावजूद भी उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा, ना वो उससे घबराए हैं और ना वो परेशान हुए हैं। तो जब वो ये कहते थे कि घबराना नहीं है, तो इसका मतलब वो ख़ुद भी अंदर से उतने ही कन्विक्शन से ये कहते हैं अपने आप को कि घबराना नहीं है। तो फ़िलहाल अब ये आसाब की जंग जारी है, देखते हैं कौन जीतता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।